हेलो गाइस, दिस इज़ निमिडेला पेज प्रो इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो ये वीडियो जो है हमारा वो जो बहुत अरसों पहले 9 महीने पहले 10 महीने पहले एक सीरीज स्टार्ट किया था, हंसते खेलते कुछ सीखे। उसका हमने 2 वीडियो भी दिया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, देन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। तो अभी हम उसका तीसरा वीडियो लेके आए। बीच में हमने एक म्यूज़िक वीडियो भी दे दिया था। तो हमारे जो चैनल में होता है वो व्यूवर्स को एक कन्फ्यूज़न रहता है कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक में आएगा, क्योंकि कुछ फ्लक्चुएशन चलता रहता है, हर वीडियो अलग अलग टॉपिक में आता है। तो गेस करना आप लोग के काम है, वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो जो ये वीडियो है वो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शन में आएगा, क्योंकि जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था वो भी एक वर्ल्ड हिस्ट्री का ही वीडियो था, और उसके बाद हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ा था। वे फिर से हम वर्ल्ड हिस्ट्री में वापस आते हैं और एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए इस बार, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो नाजी पार्टी जो थे उनके बारे में हम जानेंगे, हिटलर का राइज कैसे हुआ था वो जानेंगे। उसको जानने से पहले हमको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। ब्रिज किसके बीच में बनाना पड़ेगा? वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के बीच में। वर्ल्ड वार वन कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। वर्ल्ड वार टू कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में। तो डेट्स तो भूल जाएंगे, बस कहानी याद रखिए, मेरे साथ सुनते जाइए, क्या पता कहानी अच्छा लगे आपको। तो शुरू करते हैं। जो वर्ल्ड वार वन था उसके कारण जो जर्मनी थी, जर्मनी सिर्फ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सेंट्रल पावर जो था। आपको पता होगा वर्ल्ड वार वन 2 पार्टीज के बीच में, पावर्स के बीच में लड़ा हुआ था। एक है सेंट्रल पावर, एक है एलाइज पावर। सेंट्रल पावर में कौन कौन थे? जर्मनी था, देख के बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया था, बुल्गारिया था। एलाइज पावर में फ्रांस था, रशिया था, इटली था शायद, हाँ इटली था, ग्रेट ब्रिटेन था, और लास्ट लास्ट में यूएसए आ गया था 1917 में, जिसके कारण एलाइज पावर असल में जीत गया था 1918 में। तो उसके बाद ही एक वीमर नाम का जगह में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जर्मनी में। उसको वीमर रिपब्लिक के नाम से जाना गया। उस वीमर रिपब्लिक को जब बनाया गया था तभी उनके लोगों ने उनको खारिज कर दिया, उनको पसंद नहीं आया वीमर रिपब्लिक। क्यों? इसका कुछ रीजंस था। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो था, एक ट्रीटी था जो सेंट्रल पावर के ऊपर एलिस पावर द्वारा थोपा गया था, एक पीस ट्रीटी था जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके कारण लोगों को वो वीमर रिपब्लिक पसंद नहीं आया। उनके वीमर रिपब्लिक के फॉर्मेशन के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ, सोशल इंस्टेबिलिटी हुआ, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुआ, जो लोगों को पसंद नहीं आया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था कि जो हमारा हमारा नहीं, मतलब जर्मनी ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया था, और डेमोक्रेसी उस समय एक बढ़िया आइडिया नहीं था, एक यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया था, तो लोगों को वो भी पसंद नहीं आया। तो देखते हैं धीरे धीरे हुआ क्या। वीमर रिपब्लिक के बारे में जानने से पहले हमको ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बारे में जानना जरूरी है। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या था? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस एक ट्रीटी था जो जर्मनी के ऊपर थोपा गया था एलिस पावर के द्वारा। उस ट्रीटी में जो ओवरसीज कॉलोनीज था जर्मनी का, उनको ले लिया गया था। किसके द्वारा? एलिस पावर के द्वारा। और जो 26% ऑफ कोल माइंस थे, 75% ऑफ आयरन माइंस थे, वो फ्रांस द्वारा, पोलैंड द्वारा, डेनमार्क द्वारा ले लिया गया था। उनका मिलिट्री था जो उसको वीकन कर दिया गया था, वीकन नहीं बोलेंगे, डीमिलिटराइज कर दिया गया था, उनके मिलिट्री को ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद राइनलैंड नाम का एक उनका जगह था जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे, उनको उसको ले लिया गया था एलाइड पावर के द्वारा। तो उसके बाद इस ट्रीटी को जब इम्पोज कर दिया गया तो जर्मन के जो लोग थे उन्होंने इसको, मतलब उनको बहुत गुस्सा आ गया। किसके ऊपर? वीमर रिपब्लिक के ऊपर। तो वीमर रिपब्लिक के ऊपर आपका जो थिंकिंग था, आई थिंक समझ में आ गया। एक छोटा सा कहानी सुनते हैं बीच में। आपका एक आपका नहीं, एक हेलमंत नाम का एक बच्चा था। वो बच्चा नाजिज्म के टाइम में ही जर्मनी में था, मतलब आई थिंक बिटवीन सेकेंड वर्ल्ड वार। तो उसने अपने फादर पेरेंट्स को ये बात करते हुए सुना कि हिटलर के कारण हम जीव फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए मुश्किल होने वाली है, हमको मार दिया जाएगा, तो इससे अच्छी बात यही होगी मैं सुसाइड कर लेता हूँ। हेलमंत के फादर ने सुसाइड करने के बारे में सोचा, लेकिन ये बात उस छोटे से बच्चे को तब समझ नहीं आया। वो बाहर खेलने चले गए, और जब वो लौट के आए तो उनको ये पता चला कि उसके फादर ने अपने ही गन से खुद को मार दिया। तो उन्होंने बहुत दिन तक, उस बच्चे ने खाना नहीं खाया, कि उसको ये लगा कि उसके मम्मी उसके खाने में जहर मिला के उसको मार देने की कोशिश करेगी। अब ये मत सोचने लग जाना कि उसने घर में खाना नहीं खाया तो कहाँ खाया, ये ज़रूरी बात नहीं, लेकिन घर में खाना नहीं खाया था। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, बीच में ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। तो हम कहाँ थे अभी? हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के हाँ उस एंड में थे ना। उसके बाद हाँ ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बारे में जान रहे थे। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हो गया। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के कारण या उसी समय कुछ इम्पैक्ट पड़े जर्मन सोसाइटी के ऊपर। कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ा? पहला कुछ इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो उस समय के
जर्मनी के लड़के थे उसको बहुत ज़्यादा उनको एग्रेसिव बना दिया गया, मस्कुलिन बना दिया गया, स्ट्रांग बना दिया गया, क्योंकि वॉर का समय था तो लड़कों को एग्रेसिव बनाया गया। एग्रेसिव प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर रिजल्टेड इन अ सपोर्ट एट दैट टाइम। उस समय एग्रेसिव बिहेवियर को सपोर्ट किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स बनाने की कोशिश किया गया, और ये सब वॉर का हार्श इम्पैक्ट ही था। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। ये भी बात उस समय की कुछ अकाउंट्स में मिलता है कि उस समय एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए एक ठेला जितना पैसा लेके जाना पड़ रहा था लोगों को। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा। इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग थे, कुछ 6 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोग थे उस समय में, और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था 40% तक डिग्रेड हो गया था। और उसी समय अमेरिका एक मसीहा बन के जर्मनी के पास आया और उन्हें बोला कि अभी हम आपको बचाएंगे। क्या कि उन्होंने डेविस प्लान नाम का एक प्लान इम्पोज किया, उसमें वो लोन देने लगे जर्मनी को। अच्छा खासा कहानी चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। क्यों आया? जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो क्रैश हो गया, जिसके कारण पूरे दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली जर्मनी को पड़ा। उनका जो धीरे धीरे संभलता हुआ इकोनॉमी था वो फिर से कोलैप्स हो गया। फिर से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक गया, पैसा इन्फ्लेशन बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन से ऊपर बढ़ गया। तो ये सब कुछ ऐसी बात हुई जिससे हिटलर का जन्म हुआ। हिटलर तो जन्म उससे पहले हो गया था, उसका जन्म 1889 में ही हुआ था, लेकिन हिटलर को एक मतलब क्या बोलते हैं, उसको एक ऐसा मेंटल स्टेज में घुसा दिया गया कि वो अभी बदला लेना चाहता था। किससे? एलाइट पावर से बदला लेना चाहता था। वॉर के कारण उसके देश को जो जो प्रॉब्लम सहना पड़ा उसका बदला वो लेना चाहता था। तो वो बोलते ना, विलेन कोई पैदाइश विलेन नहीं होता, उसको विलेन बनाया गया होता है परिस्थितियों के द्वारा। तो यही वो परिस्थितियाँ थी जिसके कारण हिटलर एक विलेन के रूप में परिवर्तित होने लगे। तो अभी हम हिटलर के राइज के बारे में देखते हैं, हिटलर का राइज कैसे हुआ। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हिटलर जो थे उनका जन्म 1889 में हुआ था ऑस्ट्रिया में। सरप्राइज जर्मनी में नहीं हुआ था, उनका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो वो जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डिफीट था, उसके कारण एक डीप इम्पैक्ट पड़ा था हिटलर के माइंड में, और वो बदला लेना चाहते था। उन्होंने एक जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम का पार्टी में ज्वाइन किया बचपन में ही, बचपन नहीं बोलेंगे मतलब यंग एज में, 20-21 के एज में, और उन्होंने उसी पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी में कन्वर्ट कर दिया, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बन गया। तो उसके बाद 1923 में हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ओवर बवेरिया। कहाँ से देख के बोल रहा हूँ मैं? लैपटॉप से देख के बोल रहा हूँ। मैं छोटा मोटा नोट्स लिखा है, अगर चाहिए होगा आपको जरूर दे देंगे। तो वो बवेरिया के ऊपर कंट्रोल सीज करना चाहता था, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद वो प्रिजन में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो छूट गया। लेकिन उसके बाद 1932 में उसके पार्टी ने ऑलमोस्ट 37% वोट एकोमोडेट कर दिया गया था। एक छोटी सी बात मैं बोलना भूल गया था, वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग के बाद समय एक कुछ मेजर डिफेक्ट थे वीमर्स कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने वो वीमर रिपब्लिक के बारे में जो बोला था, कुछ डिफेक्ट ये थे कि उसमें एक तो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था गवर्नमेंट में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? मान लीजिए एक पार्टी ने 30% वोट जीता, दूसरे पार्टी ने 20% जीता, 10% तीसरी पार्टी ने जीता। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो मेजोरिटी पार्टी जीतता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, पूरा पार्टी वही गवर्नमेंट फॉर्म करता है, पूरा गवर्नमेंट वही पार्टी फॉर्म करता है। यहाँ पे ऐसा क्या होता है, जिस पार्टी ने 30% जीता उसका 30% रिप्रेजेंटेशन रहेगा गवर्नमेंट में, जिसने 20% जीता उसका 20% रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जिसने 10% जीता उसका 10% रिप्रेजेंट रहेगा। मतलब हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन रहता था, बस प्रोपोर्शन अलग अलग होता था, जिसके कारण इंस्टेबिलिटी बढ़ गया। और एक प्रॉब्लम क्या था, एक आर्टिकल 48 था उस समय वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके द्वारा मतलब प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी लागू कर सकता था अपने कंट्री के ऊपर, जिसके कारण उस समय पूरा सिटीजन्स राइट को प्रेसिडेंट अपने ऊपर ले लेता था, पूरे राइट्स को खत्म कर देता था। ये छोटा सा बात था, बस मैंने बीच में बता दिया। फिर से कहानी में वापस आता है, मैं बीच बीच में भटक जाता हूँ थोड़ा। तो कहानी में हम कहाँ थे? हाँ, हिटलर के राइट्स के बारे में बोल रहे थे। तो हिटलर, वही बात थी कि उसके 1932 में 37% उसने वोट पाया। उसके बाद 1933 में 30 जनवरी के दिन उन्हें चांसलर बना दिया गया जर्मनी का। चांसलर क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट का हाईएस्ट पावर रहता है प्राइम मिनिस्टर के पास, जर्मनी में चांसलर के पास रहता था। प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है चांसलर को। उस समय प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग था जर्मनी का। ओके, तो चांसलर बनते ही कुछ ही दिन बाद, मतलब 30 जनवरी को वो चांसलर बना। हाँ, उसके बाद 3 मार्च के टाइम ही उन्होंने
डेमोक्रेसी हटा दिया, डिक्टेटरशिप इम्पोज कर दिया जर्मनी में। ओके, तो अभी जर्मनी डिक्टेटर बन चुका था। उसके बाद हम रिकंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे किया, क्योंकि पहले पहले तो एक मसीहा बन के हिटलर आए थे जर्मनी के लिए। उन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन किया था। कैसे किया था? पहला रिकंस्ट्रक्शन ऐसे किया था, हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू एन इकोनॉमिस्ट नोन एज जाल्मर साच। जाल्मर साच नाम का एक इकोनॉमिस्ट था, जिसके ऊपर हिटलर ने इकोनॉमिक जो रिकवरी था उसका ड्यूटी दिया था। उन्होंने एक कार कंपनी तब बनाया था, नाम उसका था वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन अभी भी आपने सुना होगा, जो फेरारी है, BMW है, फेरारी मुझे नहीं पता, BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, सब वॉक्सवैगन के अंदर ही आता है। तो गाड़ी का कंपनी बना था, उसको पीपल्स कार नाम का एक टैग भी मिला था गाड़ी के लिए। उसके कारण बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए। हाँ जरूर, कार कंपनी बनाने के लिए उसके लिए आपको इंजीनियर्स चाहिए, वॉकर्स चाहिए, लेबरर्स चाहिए, अकाउंटेंट्स भी चाहिए कार को बेचने के लिए। तो बहुत सारे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया था। फॉरेन पॉलिसीज लाया गया। ये पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, रीऑक्युपाइड द राइनलैंड। हाँ, राइनलैंड जो छूट गया था, हाँ उस समय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के टाइम उसको 1936 के टाइम रिकवर कर लिया गया था। डेट से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच में की ही बात है। 1939 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, उससे कुछ 3 साल पहले उन्होंने राइनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन इसमें भी हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें थोड़ा जाल्मर साच के और हिटलर के बीच में थोड़ी अनबन हो गई, क्योंकि हिटलर वॉर को एक वेपन के हिसाब से यूज करना चाहता था। किसके लिए? इकोनॉमिक क्राइसिस को रिकवर करने के लिए, जो जाल्मर साच बिलीव नहीं करते थे। तो इसके बाद हम देखते हैं नाजी का क्या क्या। नाजी के प्रोपेगेंडा से पहले हम एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड का भी एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसी समय वॉर को प्रमोट कर रहे थे हिटलर, तो उन्होंने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया था 1939 में, उसको अपने अंदर डालने के लिए, अपने टेरिटरी के अंदर डालने के लिए। तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट हो गया था। क्योंकि अभी कैसे दिखाओ आपको, मान लीजिए ये जर्मनी है, यहाँ पे पोलैंड है, यहाँ से जर्मनी ने पोलैंड को हमला किया ये टेरिटरी अपने अंदर लाने के लिए। उसके बाद रशिया को यहाँ पे मान लीजिए, किससे दिखाऊँ, हाँ ये रशिया है। तो जर्मनी ने रशिया के ऊपर भी हमला कर दिया, तो दोनों तरफ से जर्मनी घिर गया। यहाँ से यहाँ पे रशिया खुद को बचाने लगा, यहाँ से पोलैंड को जर्मनी ने हमला किया, यहाँ पे जर्मनी को रशिया ने हमला किया। फिर से अलग अलग कंट्रीज आए, फिर से इससे वर्ल्ड वॉर 2 का आरंभ हो गया। मतलब ये भी आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का रूट कॉज हिटलर ही थे। बहुत सारे और कॉजेज होता है, उनमें से एक कॉज हिटलर भी था। तो हम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जानने लगे। उसके बाद ही आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी का वो जो इनफेमस टेरर था, उसी से वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा हुआ था। मतलब जो न्यूक्लियर अटैक किया था अमेरिका ने जापान के ऊपर, तो उसी से वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा हुआ था। फिर से जर्मनी हार गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। उसी समय ये भी कहा जाता था कि बंकर में ही हिटलर ने खुद को गोली मार लिया गया था। तो वो कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट हम चले गए। अभी हम नाजी प्रोपेगेंडा के बारे में जानते हैं। नाजी प्रोपेगेंडा है, वो रेसिज्म को हाईली प्रमोट करते हैं। उनके हिसाब से जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो ग्रुप थे, वही सबसे सुपीरियर ग्रुप थे, उनको ही जीने का हक था, बाकी सबको जीने का कोई हक नहीं। ज्यूज को, जिप्सीज को वो एकदम नीचे कैटेगरी में रखते थे। उनके हिसाब से जो ज्यूज थे उन्होंने ही जीसस क्राइस्ट को मारा था, इसीलिए वो हमारे सोसाइटी के लिए ठीक नहीं था। अकॉर्डिंग टू हिज व्यूज देयर वाज अ रेशियल हायरार्की एंड नो इक्वलिटीज फॉलोड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ जर्मनी। अनदर आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर वाज लेबेंसरम। ये लेबेंसरम क्या है? लेबेंसरम मतलब उनको ये लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को अपनी कंट्री के अंदर डालना चाहिए। इसी कारण तो वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्ट हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी अंदर डालने के चक्कर में उन्होंने पोलैंड में हमला कर दिया था। इसी कारण वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्ट हो गया था। तो कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा एक था, वो रेसिज्म को ज़्यादा प्रमोट करते थे, और लेबेंसरम का जो उनका आइडियोलॉजी था वो भी बहुत खराब था। और कुछ बातें जानते हैं। Once in power, Nazis quickly began to implement their dreams, creating exclusive racial community of pure German by physically eliminating those who were seen as undesirable. Undesirable कौन थे उस सोसाइटी के लिए? नाजीज थे, क्या बोल दिया, नाजीज थे, ज्यूज थे, जिप्सीज थे, ब्लैक्स थे, वो रेशियली इन्फीरियर माना गया था। ज्यूज वेर द वर्स्ट सफरर एट दैट टाइम। सबसे ज़्यादा सफर ज्यूज ने ही किया था। They were stereotyped as the killers of
क्राइस्ट मैंने बोला था स्टार्टिंग में, दे वर मेड टू लीव इन सेपरेट मार्क्ड एरियाज नोन एज घेटोस। घेटोस में उनको रखा गया, कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया, वहाँ पे उनको गैस चैम्बर्स में मार दिया गया। उसके बाद लास्ट में बोला था सॉल्यूशंस टू ज्यूज प्रॉब्लम इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू टोटल एलिमिनेशन। वो ज्यूज को टोटली एलिमिनेट करना चाहते थे। और रेशियल यूटोपिया में और कुछ कुछ बातें भी रहता था। पोलैंड को जब ऑक्यूपाई कर लिया था, पोलैंड में ज्यूज को रखा गया था गैस चैम्बर्स में। एन फ्रैंक नाम का एक, आपने जरूर डायरी पढ़ा होगा, उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया था उसके बारे में। मतलब एक बोल सकते हैं बहुत ही दर्दनाक पीरियड ऑफ टाइम था। एक आप बोल सकते हैं इतना खराब शायद ही कि हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी हुआ था कि एक इंसान ने एक पूरा कम्युनिटी को ऑलमोस्ट वेनिश कर दिया था। उन्होंने कुछ ऐसा स्यूडो साइंस थियोरीज भी बना दिया था। कैसे? चार्ल्स डार्विन के कुछ कंसेप्ट्स उन्होंने बोला था कि जो एवोल्यूशन के प्रोसेस होता है उसके कारण हम ये करते हैं। उसके बाद बोलते सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, इसलिए हम जो वीक है उनको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो थियोरी था उसको उन्होंने गलत इस्तेमाल किया ज्यूस को मारने के लिए। तो उसके बाद जो था पोलिश चिल्ड्रंस हु लुक लाइक आर्यंस वेर फोर्सली स्नैच्ड। जो पोलिश चिल्ड्रंस थे दिखने में आर्यन जैसे लगते थे, उनको जोर जबरदस्ती जर्मन फैमिलीज को दे दिया जाता था। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि अभी एक रेस टेस्ट भी किया जाता था, अपने नस्ल का टेस्ट करवाया जाता था। जो ब्लू आइज ब्लॉन्ड हेयर्स के साथ आर्यन होते हैं उन्हीं को बस जीतने का हक था, जो नहीं आर्यन नहीं होते उनको मार दिया जाता था। तो उसके बाद यूथ इन जर्मनी, उस समय के जो यूथ थे जर्मनी, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, 10 to 14 ईयर्स, 14 to 18 ईयर्स एंड अबोव 18 ईयर्स। जो 10 to 14 ईयर्स है उनको जुम वोग नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता था। 18 to 14 को हिटलर यूथ बोला जाता था, वैसा ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता था। और 18 ईयर्स के ऊपर तो उनको आर्मी में भेज दिया जाता था। आर्मी में एक फैमिली से जाना ही कंपलसरी था। उसके बाद नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता था उस समय में कि मदरहुड का उस समय में कंसेप्ट कैसा था। उस समय जो बॉयज थे उनको एग्रेसिव, मस्कुलिन एंड ब्रेव हार्टेड माना जाता था, और गर्ल्स को गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लड आर्यन चिल्ड्रन। उनको बस इतना ड्यूटी था कि वो प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन का जन्म दे। और कुछ मेडल्स भी रखा गया था। 4 अगर प्योर ब्लडेड बच्चों का जन्म देंगे तो ब्रॉन्ज मेडल, कुछ 6 का शायद सिल्वर था, 8 का गोल्ड था। आप जरूर से इसको इंटरनेट में जाके रीचेक कर सकते हैं, थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो सकता है। और कुछ और बातें भी बोला गया था। बिकम गुड वुमेन्स को बोला गया था बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, अपने रेस से बाहर शादी करने के लिए मना किया था। डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूज से खुद को दूर रखने के लिए बोला था। लुक आफ्टर होम्स एंड टीच देयर चिल्ड्रंस नाजी वैल्यूज, घर को देखभाल कीजिए और अपने बच्चों को नाजीज के वैल्यूज को सिखाइए, बस उतना काम बोला गया था। ये तो बोला गया था, क्या क्या करने के लिए मना किया गया था। दोज हु मेंटेन कंटेक्ट विथ अदर कम्युनिटीज लाइक ज्यूज एंड रशियंस, जो अलग ज्यूज और रशियंस के साथ में शादी करते थे या कंटेक्ट बनाते थे, उनको बीहेड नहीं, पूरा शेव करके उनके हेड को मुंह में ब्लैक पेंट करके पूरे टाउन में घुमाया जाता था, उनका इंसल्ट किया जाता था। तो ऐसे डर का माहौल बना दिया गया था वुमेन्स के बीच में, या बोल सकते कम्युनिटी के बीच में। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बातें बोली जा रही थी हिटलर के द्वारा, लोगों के ऊपर लोगों में उतना दिमाग नहीं था क्या कि ये जान सके कि ये गलत हो रहा है उनके साथ। ये क्यों नहीं पता चल रहा था उस समय के जर्मन सोसाइटी को? क्योंकि उस समय हिटलर ने मीडिया का बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल किया था। उन्होंने वर्ड्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, हर वर्ड में उन्होंने ध्यान दिया था। उन्होंने मर्डर या किल टाइप का वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किया था न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। उन्होंने मास किलिंग को एक स्पेशल ट्रीटमेंट नाम का एक फ्रेज देकर रखा था, फाइनल सोल्यूशन बोला गया था। और एवेक्यूएशन मीन किया था डिपोर्टिंग पीपल्स टू गैस चैम्बर में भेजने को उन्होंने एवेक्यूएशन नाम का टर्म रखा था। सारे टर्म को ऐसे दिखाया गया था कि वो जो सही है। मान लीजिए अभी चोरी करना गलत बात है, सबको पता है, लेकिन उसको मैं अगर फेवर में बताते हुए ये बोलूँ कि चोरी क्यों कर रहे हो तुम, इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने फैमिली को बचाना है, अपने फैमिली को पॉवर्टी से हटाना है, इसलिए हम चोरी करते। तो ये जो है वो चोरी को प्रोटेक्ट करना हो गया। उसी तरीके से वो ये बता रहे थे कि हम ज्यूस को इसलिए मारे क्योंकि हमारे सोसाइटी के लिए वो खराब है, वो हमारे सोसाइटी में एक गलत इम्पैक्ट डाल रहे हैं। उन्होंने जीसस क्राइस्ट का
मर्डर किया था, ये सब बोल के अपने क्राइम को छुपा रहे थे। तो जस्ट इसको एक क्राइम को छुपाने के तरीके मीडिया को इस्तेमाल करने लगे थे वो। तो कुछ और ये तो था कि लोगों को कैसे प्रोपोगेट किया गया था। आपने एन फ्रैंक नाम का डायरी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सुना होगा, उसको अब अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यूस के ऊपर कितना अत्याचार किया गया था। और लास्ट में एक पोएम भी दिया गया है, वो जो पेस्टोर निमोलर ने लिखा था। आपको पोएम सुन के ज़रूर अच्छा लगेगा, ज़रूर से सुनिए। फर्स्ट दे केम टू, ये मतलब एक सिनेरियो बताया गया था कि उन्होंने बोला, फर्स्ट दे केम टू द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। देन दे केम टू सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वॉज नॉट सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग। यहाँ पे पोएट ने बताया कि पहले वो कम्युनिस्ट को हमला करते हैं, वो कम्युनिस्ट नहीं थे पोएट, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद उन्हें सोशल डेमोक्रेट को हमला किया, वो सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। देन दे केम टू ट्रेड यूनियनिस्ट एंड ही वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, इसलिए उन्होंने उसके बाद भी कुछ नहीं किया। देन दे केम टू ज्यूज, ही वॉज नॉट अ ज्यू, देयरफॉर ही डिड नथिंग। और देन व्हेन दे केम फॉर मी, there was no one left who could stand for me। मतलब लास्ट में जब उनके पास आए हिटलर, तो उनके मदद करने के लिए कोई नहीं था। उस समय ऐसा चल रहा था कि जिसको अभी प्रॉब्लम दिया गया जा रहा है हिटलर के द्वारा, वो हमारे कम्युनिटी का नहीं, तो हम क्यों हेल्प करें। जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आता था तब हेल्प करने के लिए कोई बाकी नहीं रहता था। तो ये जो एक पूरा पीरियड था, एक टेरर का पीरियड था हमारे हिस्ट्री में, एक ब्लैक स्टेज था हमारे हिस्ट्री का, जो जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो हुआ था, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये जो ये जो गलतियाँ था उस समय के लोगों के द्वारा किया गया, वो हम ना दोहराए। इस समय वो गलती फिर से ना दोहराया जाए और वर्ल्ड वार 3 का जन्म हो। वर्ल्ड वार 2 का जन्म भी एक आध कारणों के कारण ही हुआ था। लोगों के ग्रीड के कारण हुआ था, हिटलर के ग्रीड के कारण हुआ था, एक्स्ट्रा टेरिटरी के। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने व्यूज़ को कमेंट में ज़रूर से लिखिए, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियोस में उसको यूज़ करने का मौका मिले। थैंक यू।